चाय की चुस्की हो जाए। सफ़र जब ट्रेन का हो तो नज़ारे दिखते हैं, लेकिन जब सफ़र बाइक का हो तो रास्ते महसूस होते हैं। ठाणे से लेकर त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, भीमाशंकर के घने जंगलों तक 3 ज्योतिर्लिंग की यात्रा का यह सफ़र सिर्फ एक ट्रिप नहीं, भोलेनाथ से मिलने की जिद है। लोग कहते हैं इस रूट पर बाइक ले जाना आसान नहीं होता, लेकिन जब बुलावा भोलेनाथ का हो तो रास्ते खुद के खुद आसान होने लगते हैं। हर हर महादेव आप सभी को। अभी हम निकल चुके हैं 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, जो महाराष्ट्र में है। अभी हम हैं ठाणे में फ़िलहाल में। यहाँ से हमें पहले नासिक जाना है, त्र्यंबकेश्वर जाएंगे, फिर उसके बाद भीमाशंकर, फिर उसके बाद जाएंगे कृष्णेश्वर। तीनों ज्योतिर्लिंग के आपको दर्शन कराने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। हर हर महादेव। तो आज का हमारा सफ़र होने वाला है ठाणे से नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि ठाणे से करीब 170 किलोमीटर की दूरी पे है। और ठाणे से कसारा घाट होते हुए हम पहुंचेंगे नासिक। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। 2 दिन से हम सोच रहे थे कि बारिश थोड़ी सी कम हो जाए फिर निकलते हैं, लेकिन मौसम का कुछ भरोसा नहीं भाई, और लगता भी नहीं कि बारिश कम होने वाली है। इसीलिए हर हर महादेव का नाम लेके हम निकल चुके हैं अपनी यात्रा पे। रास्ते में बारिश तो बहुत तेज़ है, लेकिन जैसे जैसे हम शहर से दूर पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे नज़ारे खूबसूरत होते जा रहे हैं। जगह जगह ये पहाड़ों से गिरने वाले सुंदर वाटरफॉल रुकने पे मजबूर कर देते हैं। जब गाड़ी कसारा घाट के घुमावदार रास्तों से होते हुए ऊपर चढ़ रही थी, तो ऐसा लगता है जैसे हम बादलों के शहर में दाखिल हो रहे हैं। चारों तरफ हरियाली से भरे पहाड़ और उन पे तैरती सफ़ेद धुंध। ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं त्र्यंबकेश्वर जाने वाले भक्तों का स्वागत कर रही हो। तो फाइनली इतने एडवेंचर भरे रास्तों से आने के बाद हमें दिखता है त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र का प्रवेश द्वार। बाजू की दुकानें जो खुली रहती है हमेशा, अभी फ़िलहाल में ये बंद है। इस कारणवश बंद है ये तो हमें पता नहीं। बाकी इन्हीं के पास आपको पार्किंग की सुविधा देखने को मिल जाती है। जो अपनी प्राइवेट व्हीकल वगैरह से आ रहे हो, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर पे, यहीं पे पार्किंग देखने को मिल जाता है। लेकिन हम जहाँ पे होटल लेंगे वहीं पे अपनी बाइक पार्क करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे अब पहले सर्वप्रथम हम होटल देखते हैं। लगभग 3.5-4 घंटे के ड्राइव के बाद हम पहुँच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव के मंदिर के पास में। और जिस होटल में अभी हम रुके हैं, आपको पहले होटल दिखा देता हूँ। ये है, कुछ इस टाइप का रूम देखने को मिल जाता है। इसकी जो बालकनी है ना, वहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए भाई, ये हमारे महादेव यहाँ विराजमान है। चार घंटे 4.5 घंटे लग गए भाई आने में, क्योंकि बारिश इतनी ज़ोर की है ना, बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। बारिश अभी भी कंटिन्यू हो रही है। सामने पहाड़ों से गिरते हुए झरने हैं, लेकिन अभी धुंध की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और हाँ, और जो ये हमको रूम पड़ा है ये 1000 रुपये का है। बाकी मैंने बहुत सारे यहाँ पे रूम देखे, पता किए, तो लगभग 1500, 2000, 1000 से कम तो यहाँ पर रूम मिले ही नहीं मुझे, इतने खोजने के बावजूद भी। तो ये जो हमको रूम पड़ा है ये 1000 रुपये का पड़ा है। काफ़ी अच्छा रूम है, मैं आपको रूम दिखा दिया है। तो चलिए फटाफट नहाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर त्र्यंबक नगर में है, जो नासिक से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पे है। नासिक रोड से गवर्नमेंट की बस चलती है, जो 75 रुपीज़ में आपको त्र्यंबकेश्वर बस स्टैंड पे ड्रॉप कर देती है, जहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पे है। नहा वहा के निकल चुके हैं,
तो हमने स्नान कर लिए हैं और अब चलते हैं हम महादेव के दर्शन करने के लिए। तो ये जो सामने द्वार दिखता है, जो आपको मेन गेट दिखता है, ये उत्तरी द्वार है। हमको पूर्वी द्वार पे जाना पड़ेगा, वहाँ से एंट्री मिलती है। तो थोड़ा सा आगे चल के जाने में ये प्रसाद ले लिए। चलिए भाई, प्रसाद ले लिए हैं, निकलते हैं। पूरा घूम के जाना पड़ता है। और ये हर हर महादेव। मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है नॉर्मल टाइम पे। अभी फ़िलहाल में बारिश है, इसके लिए उतनी भीड़ ज़्यादा नहीं दिख रही है। बाकी भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि 4 से 5 घंटे का भी समय यहाँ पे लग जाता है। तो अगर आप लाइन से बचना चाहते हैं, थोड़ा शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कूपन भी मिलता है शीघ्र दर्शन का, जो कि आपको 300 रुपया पर पर्सन देखने को मिल जाता है। तो कूपन लेके आप शीघ्र दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। महादेव 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 बोले बोले हर हर महादेव। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे अनोखा ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा, पालनहार भगवान विष्णु और संहारक देवों के देव महादेव तीनों एक ही ज्योतिर्लिंग में विराजमान हैं। और मंदिर के ठीक पीछे है ब्रह्मगिरी पर्वत। कहा जाता है महर्षि गौतम जी अपनी पत्नी अहल्या के साथ में यहाँ पे रहते थे, लेकिन एक समय पे यहाँ पे भयंकर सूखा पड़ा। तब ऋषि गौतम जी ने अपनी तपस्या से यहाँ पे अन्न और जल की व्यवस्था की, जिससे और ऋषि मुनि भी उनके आश्रम में आके शरण लिए। लेकिन इस वर्ष कुछ ऋषि मुनियों ने उन पे छल से गौ हत्या का पाप चढ़ा दिया, और पाप से प्रायश्चित करने के लिए महर्षि गौतम जी ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर भगवान भोलेनाथ की घोर तपस्या की। महर्षि गौतम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनके पाप के प्रायश्चित के लिए वहीं पे अपनी जटा पट की, जिससे गोदावरी नदी का उद्गम हुआ, जिसे गोदावरी नदी भी कहा जाता है और इसे गौतमी गंगा भी कहा जाता है। देवताओं और गोदावरी नदी के आग्रह पे भगवान शिव ने यही स्थान पे रहने का निर्णय लिया। हर हर महादेव। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हमें महादेव के, और करीब हम 1 बजे यहाँ पे दोपहर में लाइन में लगे थे, और 1-1.5 घंटे में हमें बहुत ही सुंदर महादेव के बहुत ही भव्य दर्शन हो चुके हैं। तो बहुत अच्छे से भोलेनाथ के दर्शन हो चुके हैं भाई। और आज सुबह से बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। बहुत ही ज़्यादा बारिश है, और हवा की तो बात ही मत करो भाई। इतनी ज़्यादा हवा तेज़ चल रही है ना कि हालत ख़राब है। हवा भी तेज़ है और बारिश भी तेज़ है। तो दर्शन तो हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुके हैं, बट आप देख सकते हो भाई, तूफान बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए, महादेव के दर्शन हो चुके हैं, और अब चलते हैं थोड़ा सा कुछ भोजन करेंगे, क्योंकि सुबह से भी कुछ खाए नहीं है। तो अभी भोजन करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे ब्रह्मगिरी पर्वत पर। यहाँ पे खाने की बात करें तो यहाँ पे 100 रुपया थाली आपको भोजन यहाँ पे मिल जाता है। तो खाना खाने के बाद हम चलते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत, जहाँ पे भोलेनाथ ने अपनी जटा पट की थी और गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। स्कूटर लगाए ना ऊपर, आगे पार्किंग था, वहाँ से सीढ़ियाँ जहाँ से थी, बट अभी काम चालू है तो बाइक आगे नहीं जाने दे रहे हैं। तो बाइक हमने यहाँ पे, और अभी यहाँ से चलते हैं ट्रैकिंग के लिए। और यहाँ पे जाने के लिए टोटल 4 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, जो कि नॉर्मल ट्रैक है, कोई भी इसे कर सकता है, कोई डिफ़िकल्टी उतना नहीं है। चलते हैं। हालांकि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि 4 बजे एंट्री नहीं दी जाती, 4 बजे के बाद। अभी तो फ़िलहाल में 3:30 ही बज रहे हैं भाई। यहाँ पे आने के बाद पता चला कि ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है। बहुत लोग ऊपर से आ रहे थे, उन्होंने बताया कि एंट्री बंद है हैवी बारिश के कारण, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो रास्ते से पत्थर गिरते रहते हैं पहाड़ी से, तो इसके लिए एंट्री अभी फ़िलहाल में बंद है।
पिछली बार भी मैं जब यहाँ पे आया था तो यही मेरे साथ में हुआ था कि एंट्री नहीं मिली थी। एक्चुअली हम 4 बजे के बाद गए थे तो एंट्री बंद हो चुकी थी। इस बार भी नहीं जा पाया था और इस बार भी आया तो इस बार भी नहीं जा पाया। चलिए शायद यही भोलेनाथ की मर्जी है, दोबारा बुलाना चाहते हैं यहाँ पे। तो शाम को निकले हैं हम और नज़ारे भाई शाम के टाइम पे भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे सिर्फ मंदिर की लाइट ही दिख रही है, बाकी यहाँ पे 2 दिन से लाइट नहीं है पूरे त्रिम्बकेश्वर में। 2 दिन से यहाँ पे लाइट नहीं है, हैवी बारिश के कारण। बारिश बहुत ज़्यादा तेज यहाँ पे हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। शाम से ही बारिश स्टार्ट है और सुबह सुबह हमें निकलना है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। लेकिन अभी भाई बारिश की हालत देख के तो फिर भी देखते हैं, अभी सुबह तक का टाइम है। अभी तो जा रहे हैं हम, भोजन करेंगे, उसके बाद आराम करेंगे अपने होटल में। फिर देखते हैं जो भी रहेगा, सुबह जैसा भी रहेगा। अभी तो बहुत टाइम है सुबह का वक्त। चलिए पहले भोजन करते हैं।